नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे कुणाल क्लासेस में। दोस्तों, जो हमारा पिछला पॉलिटी से रिलेटेड वीडियो था उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन गवर्नेंस है वो पूरा एक यूनिट खत्म हो चुका है। आगे पॉलिटी से रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी दोस्तों। करंट अफेयर्स से रिलेटेड 2 वीडियो आए थे और ये भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही मुद्दा है। ऑन द पॉलिटी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर डिटेल आंसर में जब भी आएंगे, यू विल बी एबल टू आंसर इट। और जो बीपीएससी में जो जीएस पेपर 2 में सेक्शन 1 है पॉलिटी का, वहाँ पे इससे क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है, काफ़ी संभावना है। और आगे आने वाले जो भी मेंस या फिर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है। और अब हम इसे डील करेंगे क्यों। और ये तो भाई पॉलिटी का एक प्रिंसिपल है, पॉलिटी में ये चीज़ है, बट अभी ये चर्चा में क्यों है? एट प्रेजेंट इट इज़ इन दी it is debated in the it's not debated but it has been stated by the our ex CG Ranjan Gogoi in the parliament in Rajya Sabha कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये पार्लियामेंट के लॉ मेकिंग पावर को अंडरमाइन करता है। ऐसा हमारे एक्स CGI जो रंजन गोगोई साहब ने कहा था पार्लियामेंट में। अब इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं, ये जो पूरा इवैल्यूएशन किस तरह से हुआ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बात क्यों आई, किन हालातों में आई, इसका पूरी का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है, अभी इस प्रेजेंट वीडियो हम ये देखेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये क्या लेजिटिमेट है, ये इसमें क्या इश्यूज़ हैं। लेकिन जो इश्यूज़ हैं उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम इसकी इवैल्यूएशन को देखेंगे, किस तरह से ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब देश आज़ाद हुआ था उस वक्त हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी। हम उतने वेल डेवलप्ड स्टेट नहीं थे, नेशन नहीं थे, और हमारे पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं थे। पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन एक्शन था, कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको यहाँ पे शॉर्ट में मैंने DPSP लिखा है, उसमें आप ध्यान देखेंगे जो आर्टिकल DPSP में जो आर्टिकल 38 एंड 39 भी है, इसमें ये लिखा था कि ये स्टेट की ड्यूटी होगी कि जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ और जो प्रॉपर्टी की सेंट्रलाइजेशन है, कुछ हाथों में ही ना हो, कुछ एक हाथों में ना हो। ये क्यों कहा गया था दोस्तों? जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे और जब आप इफ़ यू आर नोइंग अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, तो आपको ये पता होगा कि उस वक्त जो रेवेन्यू कलेक्शन की जो अंग्रेजों की नीति थी वो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी। उसकी वजह से ये चीज़ें डिवीज़न ऑफ सोसाइटी में इतनी डिवीज़न आ गई थी कि ज़मींदारों का एक पूरा वर्ग खड़ा हो चुका था जो कि लोगों से रेवेन्यू लेकर के अंग्रेजों को देता था, और बदले में अंग्रेज उन्हें काफ़ी बड़े भूभाग ज़मीन दे देते थे। इसकी वजह से ज़मींदारों का एक पूरा लॉबी खड़ा हो गया था, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन थी और मैक्सिमम जनता के पास ज़मीन ही नहीं थी। तो DPSP में इस चीज़ को कहा गया, और दो DPSP इज़ नॉट इन्फोर्सेबल, but it was written in that as per the article 38 and 39b that it shall be duty of the state to ensure that the concentration of the wealth doesn't remain in some specific hands on some hands तो ये क्या हो गया, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल की बात की गई थी कि जो आपका ये है आपका लॉ, मतलब जो प्रॉपर्टी है उसका समान वितरण हो। अब ये चीज़ें तो आगे आर्टिकल 38 एंड 39b में। उसके बाद क्या हुआ, जब आज़ाद हुआ तो फिर हमारी हुआ कि भाई जो ज़मीन है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो आपको भूदान ग्रामदान आंदोलन याद होगा, वो हुआ। उसके बाद लोगों ने से ज़मीन एक्वायर करने लगी, स्टेट मतलब जो स्टेट है वो लोगों से ज़मीन एक्वायर करने लगी, ज़मीन का अधिग्रहण करने लगी। वहाँ पे आया ज़मींदारी एबोलिशन एक्ट। तो ज़मींदारी एबोलिशन एक्ट के बाद क्या हुआ, ये ज़मींदारी एबोलिशन एक्ट 1950 में आ तो गया भैया, ये आ तो गया, बट उसी वक्त हमारे पास एक आर्टिकल 19 था, एक आर्टिकल 31 था। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 दोनों ही राइट ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, और राइट ऑफ प्रोफेशन तो था ही आर्टिकल 19 में। अब आप किसी की ज़मीन किसी से ले रहे हो तो आप उसकी जो प्रॉपर्टी उससे ले रहे हो। अब फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 और आर्टिकल 13 में ये चीज़ें तो नहीं अलाउड करना। तो ज़मींदार चले गए कोर्ट के पास, कि सुप्रीम कोर्ट के पास, कीजिए देखो हमारी तो राइट ऑफ प्रॉपर्टी और फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है ज़मींदारी अबॉलिशन एक्ट। और जो आपका आर्टिकल 13, जब आप फंडामेंटल राइट पढ़ोगे तो आर्टिकल 13 में कहा गया है कि एनी लॉ अगर कोई भी लॉ बनती है पार्लियामेंट से जो कि आपके फंडामेंटल राइट को अफेक्ट करती है, तो वो इनकंसिस्टेंट, इनवैलिडेट हो जाएगी और नल एंड वाइड हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ये आर्टिकल 13 में कहा गया है। तो इनको आधार बना के पहला केस सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों जमींदार गए कि भैया आर्टिकल 19, आर्टिकल 31 और आर्टिकल 13 को वायलेट कर रहा है ये प्रिंसिपल, आप हमसे हमारी ज़मीन नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया कि जमींदारी एबॉलिशन एक्ट को, यहाँ देखे प्रॉपर्टी 19, आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 31 को वायलेट करती है। 13, 13, 31, 13 एंड आर्टिकल 19 और आर्टिकल 13 तो कहती ही है कि कोई भी लॉ अगर आप बनाते हो इनकंसिस्टेंट होता है तो वो नल एंड वाइड हो जाएगा, ठीक है। तो भैया जमींदारी एबॉलिशन एक्ट एज पर द लॉ
सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। अब स्ट्राइक डाउन तो हो गया अब जमींदारी एबॉलिशन एक्ट, लेकिन जो फंडामेंटल प्रिंसिपल प्रॉब्लम थे हमारी सोसाइटी के, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो कुछ एक हैंडों में था और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी तो हमें करनी थी, तो हम कर क्या सकते थे। ठीक है, तो फिर वहाँ पर से सरकार ने एक दिमाग लगाया और वहाँ से सरकार ने फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कैम इन 1951। फिर 1951 में एक फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सरकार लेकर के आई और उसमें उन्होंने 9th शेड्यूल ऐड किया और 31 भी। अब ध्यान दीजिए, आर्टिकल 31 है, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वहाँ पे एक और आर्टिकल 31 बी वहाँ पे एक डाला गया और एक एक्स्ट्रा शेड्यूल ऐड किया गया, शेड्यूल 9। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उसमें 8 शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल। 9th शेड्यूल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया। आर्टिकल 31 बी वो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में भी, और आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में देखोगे कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिलेटेड टू जमींदारी अबॉलिशन एक्ट, और उसमें आर्टिकल 31 जोड़ा गया, 31 बी जोड़ा गया, या शेड्यूल कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया, तो आप इसे एज इट इज़ याद कर लेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ऐसे ही चीज़ों को याद रखेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आ गया, आर्टिकल 31 भी जोड़ दिया गया और 9th शेड्यूल जोड़ा गया। बट इसमें बात क्या कही गई, इसमें बात दोस्तों ये बात कही गई कि आर्टिकल 31 बी ऐड करके उसमें यह कहा गया कि कोई भी ऐसी चीज़ जो शेड्यूल 9 में डाली गई है वो जुडिशियल इंटरवेंशन से इम्यून होगी, जुडिशियल इंटरवेन नहीं कर सकती है, और लोग उसको लेकर के जुडिशरी में अपील नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 31 बी से 9th शेड्यूल का बेस बनाया गया कि भैया 31 बी में कुछ ऐसी बातें कही गई जिसकी वजह से आर्टिकल 9th शेड्यूल ऐड किया गया। और 31 बी में कहा किया गया, 31 बी में यह कहा गया कि जो भी 9th शेड्यूल में ऐड किया गया वो जुडिशियल इंटरवेंशन से आज़ाद रहेगी, जुडिशरी इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं की जा कर सकती है। और ये जो जमींदारी वाली एक्ट थी, जमींदारी एक्ट को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। बात समझ में आ गई। अब 9th शेड्यूल में आ गया जमींदारी वाली एक्ट, और 9th शेड्यूल में जो चीज़ें कही गई हैं वो तो जुडिशियल इंटरवेंशन से इम्यून है। 31 बी के तहत जमीन एक्वायर करने का काम सरकार ने चालू कर दिया। अब जमींदारों की ज़मीन जाने लगी। फिर से जमींदार जो है सुप्रीम कोर्ट में गए, बोले देखिए जी ऐसा थोड़ी ना होता है, आप अमेंडमेंट करके कोई लॉ बना करके थोड़ी ना कोई भी लॉ बना लोगे और हमसे हमारी जो फंडामेंटल राइट को अफेक्ट करने लोगे, हमसे हमारी ज़मीनें ले लोगे, ऐसा थोड़ी ना होता है, आप हमसे थोड़ी ज़मीन छीन सकते हो कोई भी लॉ बना के। और इसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में कहा देखो जी ऐसी चीज़ें हो रही है, हमारे फंडामेंटल राइट को तो फिर से लिया जा रहा है, आपने तो कहा था कि फंडामेंटल राइट को आप नहीं लिया जा सकता, बट ये तो ले रहे हैं 31 बी और शेड्यूल 9 ऐड करके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा जी हम इसकी एग्जामिनेशन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला उसके बाद इस तरह से दो केसेस उस वक्त हुई थी, एक शंकरी प्रसाद सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1952 और एक सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1955। ये दो केसेस गए सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों केस को क्लब करके जो अपना वर्डिक्ट दिया, वो वर्डिक्ट आपके सामने लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों कि उस वक्त के हालात को समझने पड़ेंगे, क्योंकि एक तो ज़मींदारी की जो एबॉलिशन करना और सोशलिस्टिक प्रिंसिपल को लागू करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल था इंडिया का, क्योंकि तभी हम समाज में समरसता और इक्वालिटी ला सकते हैं। और कहीं ना कहीं उस वक्त जो हमारे पंडित जी नेहरू जी जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका भी एक इन्फ्लुएंस था, और ये पूरी सोसाइटी का ताना बाना ऐसा था कि इट वॉज अबाउट टू सेड व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो जी अब आर्टिकल 13 जब पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ एनी लॉ, यहाँ पे आप देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एनी लॉ, कोई भी लॉ ऐसा नहीं बना सकते कि फंडामेंटल राइट को नहीं लिया जा सकता। बट यहाँ कोई लॉ थोड़ी बना रही है, तो अमेंडमेंट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कोई लॉ तो बन ही नहीं रहा ना चाहिए, दे आर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ लॉ, बिकॉज इन आर्टिकल 13 में कहीं लॉ लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं लिखा गया है। चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं लिखा गया है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आपके फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट ले सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट थी। देखिए सुप्रीम कोर्ट सेड any law doesn't mean constitutional amendment. So if constitutional amendment नहीं लिखा हुआ है चूंकि आर्टिकल 13 में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स को लिया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था। और उसके बाद ये चीज़ चलती रही, जमींदारों से उसकी ज़मीन लेती चली गई, और भी देश में जो भी चीज़ें थी वो चलती गई। उसके बाद चलते चलते आ गया 1967 का टाइम,
और उस वक्त तक पंडित जी नेहरू जी जा चुके थे, हमारा सोसाइटी जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का काम काफ़ी अच्छे से हो गया था और चीज़ें काफ़ी बदल चुकी थी। उसके बाद एक और केस आता है दोस्तों, गोलकनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब 1967, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस केस में दो भाई थे, गोलकनाथ बंधु जिसे हम कहते हैं, हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ। और ये पंजाब का केस है, हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ। इनके पास 500 एकड़ जमीन थी और पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया, 480 एकड़ जमीन एक्वायर कर लिया इनसे और उन्हें छोड़ा 20 एकड़ जमीन के साथ। अब ये फिर से वहाँ गए, बोले जी ऐसा थोड़ी होता है, आपने राइट टू फंडामेंटल राइट्स को फिर से अब मेरे अफेक्ट कर दिया, मेरी राइट टू प्रॉपर्टी ले ली, मेरा राइट टू प्रोफेशन ले लिया, मेरी इक्वालिटी ले ली, मेरे पूरे फंडामेंटल राइट को आपने वायलेट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उन्होंने प्लीड किया कि भाई आप देखो इस केस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसके बाद गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है भाई, हम इसको स्टडी करते हैं। और उसके दौरान जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया उसे देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया जो है हमारा पार्लियामेंट, उसके पास ये अधिकार है कि वो ऐसे लॉ बना सकती है कि वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से अमेंड नहीं करेगी कि वो फंडामेंटल राइट को अफेक्ट करे। द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इन अ वे दैट इट अफेक्ट द फंडामेंटल वे ऑफ आर्टिकल 368। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इन अ वे दैट इट अफेक्ट द फंडामेंटल राइट बाय वे ऑफ आर्टिकल 36। ठीक है, कांट भी, देखिए है ना, कांट भी। तो वही चीज़ है कि फंडामेंटल राइट आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकते हो, करो, लेकिन इस तरह से आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते हो कि आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर दो। आप समझ में आ रही बात? यहाँ पे देखो, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हो बाय द वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इन दोनों केसेस, शंकरी प्रसाद सिंह और सज्जन सिंह वर्सेस, इन दो केसेस जो है, शंकरी प्रसाद सिंह और सज्जन सिंह केस में कहा कि सुप्रीम पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट कर सकती है। गोलकनाथ केस में कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बातें कही गई थी और जो यहाँ पर बातें कही गई थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यू टर्न ले लिया। सुप्रीम कोर्ट मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स प्रीवियस वर्डिक्ट। और ये जुडिशरी के लिए ओपन रहता है, जुडिशरी हमें उस तरह से कुछ नहीं लेना चाहिए। जुडिशरी इज ओपन और जुडिशरी शुड बी ओपन टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज पर द चेंज्ड सिनेरियो एंड द सर्कमस्टांसेस। द सिनेरियो वाज चेंज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो this decision has come as per that point of time, and this decision has come at that point of time as per that situation. In the previous judgment, Supreme Court say that the fundamental rights can be amended, can be taken away by the way of constitutional amendment. In Golaknath case, the Supreme Court say the way of constitution, by the way of constitutional amendment, Article 368, you can't take away the fundamental rights. ओके दोस्तों, यहाँ तक चीज़ें आ गई होंगी समझ में। तो अब इसके आगे मैं बढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे बोर्ड को मिटाना पड़ेगा कुछ चीज़ें। तो अब मैं हट जाता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं इसके आगे ऐड चीज़ें करता हूँ। थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों, इन दी कंटिन्यूएशन, अब ये चीज़ें देख रहे होंगे बोर्ड पे जो लिखी हुई है। अभी तक हमने जो देखा उसे आपने देख लिया है कि जो शंकरी प्रसाद वाले केस थे और जो सज्जन सिंह वाला केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप फंडामेंटल राइट्स को भी ले सकते, आप मतलब पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स को भी द बाय ऑफ एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स को भी अब्रिज कर सकती है, ले सकती है। फिर उसके बाद गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने यू टर्न लिया और कहा कि आप बाय द वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त के हालात अलग थे। फिर आप पीछे देखते होंगे कि बाय द एरा ऑफ मिस इंदिरा गांधी। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनी थी, उस वक्त की सिचुएशन हमें सभी को पता है कि जो देश में काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी और जो इंदिरा गांधी को भी जो अपना पीएम का पद लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा विरोध झेलना पड़ा। तो वो कुछ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल को अप्लाई कर रही थी, जैसे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक आप देख सकते हैं, प्रीवी पर्स का उन्होंने ख़त्म कर दिया। प्रीवी पर्स क्या है, देसी रियासतों को जब सरदार पटेल ने हमारे हिंदुस्तान में मिलाया था, तो उन्हें ये वादा किया गया था कि आपको पेंशन मिलता रहेगा, आपको ग्रांट मिलता रहेगा, आप अपना प्राइवेट झंडा लगा सकते हैं और आप टाइटल्स लगा सकते हैं, राय साहब, राज साहब, जो भी है। बट उन सब चीज़ों को सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के अनुसार इंदिरा गांधी ने एबॉलिश कर दिया था। और वो जो पार्लियामेंट की जो पावर थी वो असर्ट करना चाहती थी लॉ मेकिंग के लिए, क्योंकि ये सारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए उन्हें ये चीज़ें करनी ज़रूरी थी और उन्होंने किया। उस संदर्भ में आप देख सकते हैं कि जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 24, 25, 26, 29, 24, 25, 26, 29, इस संदर्भ में जो हमारे पर्टिकुलर इस वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट, इस कॉन्सेप्ट के लिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29 अमेंडमेंट 25 एंड अमेंडमेंट 29। तो ये क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 25 एंड 29, आइए देखते हैं। जो इस संदर्भ में आप देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 25 है, इट सेज
एक तो उन्होंने आर्टिकल 31 में कुछ चेंजेस की, और उस चेंज में उन्होंने ये कहा कि अगर लैंड एक्वायर करती है सरकार अपने फंक्शन के लिए, स्टेट के फंक्शन के लिए, अगर स्टेट एक्वायर करती है और वो जो आपको पैसे देती है, आपको अगर वो मार्केट रेट से कम है, अगर वो थोड़े कम भी हो गए, तो भी आप सुप्रीम कोर्ट में प्लीड नहीं कर सकते हैं कि यू हैव बीन गिवन अ लेसर अमाउंट देन दी मार्केट रेट। और दूसरी बात, उन्होंने आर्टिकल 31C ऐड किया, और उसमें यह कहा कि अगर कोई भी लॉ ऐसा आता है डीपीएसपी को अप्लाई करने के लिए जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, अब्रिज कर रहा है, टेक अवे कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, तो भी जो अफेक्टेड पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट के बिफोर प्लीड नहीं कर सकती है कि फंड देखो जी, ये फला लॉ स्टेट ने लाया तो है, बट ये हमारे फंड डीपीएसपी को अप्लाई करने के लिए लाया तो है, बट ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करता है। इस चीज़ को लेकर के आगे इंदिरा गांधी, और उन्होंने कहा कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते, ऐसा अमेंडमेंट एक्ट में ये चीज़ें कही गई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 25 में। अब 31C भी ऐड हो गया, और 31 जैसा 31C जैसा मैंने कहा, और ये कहा कि अगर डीपीएसपी को अप्लाई करने के लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जाता है, इवन इफ इट अफेक्ट्स फंडामेंटल राइट, यू कांट गो बिफोर द सुप्रीम कोर्ट प्लीडिंग। ओके, उसके बाद अमेंडमेंट 29 देखते हैं क्या है। अमेंडमेंट 29 में क्या किया गया दोस्तों, कि जो केरला के 2 एक्ट थे उसको जुडिशरी से इम्यून करने के लिए उसे शेड्यूल 9 में डाल दिया गया। और याद कीजिए, गोलकनाथ केस में भी यही चीज़ें हुई थी कि उनकी ज़मीन को एक्वायर कर लिया गया था, 500 एकड़ में से 480 एकड़ पंजाब ने ले लिए और 2 एकड़ उन्हें छोड़ दिया था। तो भी सुप्रीम कोर्ट में यही बात हुई थी कि जो पंजाब ने कहा था कि भैया ये तो शेड्यूल 9 में है, सरकार ने कहा था, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा था ये तो शेड्यूल 9 की चीज़ है, उस आधार पे हमने की है, जिस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप फंडामेंटल राइट्स को तो अफेक्ट नहीं करते, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जो भी करना है करो। और अब चेंज सिनारियो में देखते हैं क्या होता है कि अब तो आर्टिकल 31C में ये चीज़ें कही दी गई, भैया हम फंडामेंटल राइट्स ले भी लें अगर डीपीएसपी को अप्लाई करने के लिए, यू कांट से एनीथिंग। फिर 2 एक्ट ऑफ केरला को अमेंडमेंट 29 में एक्ट कर दिया गया। अब उसके बाद आता है, ये देखिए जो मैंने बोल्ड में लिखा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, केस स्वानंदन भारती केस। ये ईयर 1973, ये कई बार कई सारे एग्जाम्स में पूछ चुका है कि केस स्वानंदन भारती कौन से ईयर में आया था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन से केस में आया था। और ये एक बस मैंने जो उस वक्त सीजीआई थे सिकरी साहब, इसका नाम याद रखिएगा, कुछ भी ट्रिवियल फैक्ट है, ये मान लीजिए बीपीएससी में किसी में ट्रिवियल फैक्ट पूछ देता है। तो अब आते हैं कि मुद्दा क्या हुआ। ये जो केशवानंदन भारती साहब थे, ये कौन थे? ये एक मठ के मठाधीश थे, प्रीस्ट थे, और इनके पास काफ़ी ज़मीन थी, आई गेस 500 एकड़ की 600 कुछ ज़मीन थी, और उस ज़मीन को केरला जो गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया। यहाँ भी वही केस है, ज़मीन एक्वायर कर लिया, इनका भी राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फंडामेंटल राइट, ये सभी वायलेट होने लगे। ये भी गए सुप्रीम कोर्ट आगे प्लीड करने कि भैया ये तो गलत हो गया मेरे साथ, मेरी ज़मीन को सरकार ने ले लिया है और ये चीज़ें हो रही हैं, आप देखें इस केस को स्टडी करें। तो उस केस में जो पार्लियामेंट में 7 जजों की 7 जजों की बेंच बैठी थी, और 6 आउट ऑफ 7 से ये जजमेंट आया, 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, और उसमें से 6/7 से ये वर्डिक्ट आया कि द पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट कांट अफेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करो, आपको पूरा अधिकार है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जो भी लॉ ऐसे ऐड करना चाहते हो वो करो, हमें से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का फंक्शन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक मूल अवधारणा है, आप उसको चेंज मत कर देना। ये एक नोवल फीचर था, क्योंकि कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड मेंशन नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यहीं से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे जुडिशियल इंटरवेंशन, जुडिशियल सुप्रीमेसी, या फिर जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल इनोवेशन। ये भी जुडिशियल इनोवेशन का एग्जांपल है, आगे के वीडियोस में समझाऊंगा जुडिशियल इनोवेशन क्या है, क्योंकि ये इनोवेशन ही था ना, ये तो एज सच कहीं मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इट वाज एन इनोवेशन बाय द जुडिशरी बाय applying these words or this concept in the constitution, that is basic structure of the constitution, although it's not mentioned in the constitution as such. So it comes a case of judicial activism and judicial innovation as well. तो judicial innovation most precisely, judicial activism would not be, but यहाँ पर judicial innovation को ही लेके इसको समझेंगे। और judicial ये चीज़ जो basic structure of the constitution है, इसमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन डिसाइड करेगा। तो इसकी बात जब हुई तो ये कहा कि ये हम डिसाइड करें, मतलब सुप्रीम कोर्ट केस बाय केस पे ये डिसाइड करेगी कि भैया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ऑल दो उस पर्टिकुलर केस में कुछ चीज़ों को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया, जैसे कि फेडरलिज्म है, जैसा उन्हें काफ़ी जो है कई बार बता चुका हूँ फेडरलिज्म क्या है, डेमोक्रेसी है, बाय द पीपल फॉर द पीपल, इसको आप नहीं बदल सकते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे आप नहीं बदल सकते। ऐसी कुछ चीज़ें उन्होंने कहा, और जब लक्ष्मीकांत आप पढ़ेंगे उसमें पूरी एक लिस्ट दी हुई है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और आगे केस ऑन केस बेसिस पे और भी चीज़ें इसमें ऐड होती गई। इसका ऐसा कोई सार्कोसेंट लिस्ट नहीं है कि ये चीज़ें ऐसी ही और इतनी ही रहेंगी, बट इट विल कीप ऑन एडिंग एज केस ऑन केस बेसिस। ये दोस्तों था केशवानंदन भारती केस, CGI सिकरी 6/7 की आई थी, पार्लियामेंट में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
1973 में लाया था कि बाय द एक्ट ऑफ आर्टिकल 368 यू कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट यू कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ वे दैट इट अफेक्ट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में 368 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसके बारे में कहा कि वो वे भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंडमेंट किया जा सकता है, पावर भी देती है कि हाँ आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप अफेक्ट कर दें। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो चीज़ हमें ये देखने के लिए आती है, जो मैंने कहा था कि ये जो पूरी हिस्ट्री डील करने के बाद हम ये देखेंगे ये जो पूरा जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है फैलेसी है, ये कि फैलेसी है या फिर इसके मतलब कोई मायने भी हैं, ये आज की डेट में हमारे अंडर द चेंज सर्कमस्टांसेस, अंडर द नेशनलिज्म और जो भी चीज़ें हमारे कंट्री में चल रही है, कंट्री इज़ वेल एजुकेटेड, is it okay to have this particular constitution, particular word basis और particular law as per the need, और चीज़ें बदलनी चाहिए। तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी दोस्तों कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सही है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर देखिए जो बेसिक स्ट्रक्चर का जब तक हमारे पास ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये इसलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों फॉर द कंट्री एज ए होल, क्योंकि अगर हम ये देखें कि मान लो कोई टोटलिटेरियन गवर्नमेंट आ जाती है जिसके पास राज्यसभा और लोकसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी रहती है और मेजोरिटी रहती है इतनी कि वो लॉ बनवा सके, ठीक है, और अगर कल को वो कोई ऐसा लॉ बना दे जो इंडिया के इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करता हो, किसी फॉरेन कंट्री की टेरिटरी को हमें दे दे, इंडिया को एक्वायर करवा दे, या कुछ ऐसी चीज़ें करती हैं जो हमारे वेल वॉन फ्रीडम को अफेक्ट करती है, या इंडिया के जो सोवरेनिटी या इंडिया के प्राइड को अफेक्ट करती है, इट नॉट माइट बी पॉसिबल, ऐसी चीज़ें होंगी नहीं, बट अगर ऐसा हो तो फिर वहाँ पे सेफ गार्ड करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्सेप्ट की जो बातें हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। तो अंडर द चेंज सर्कमस्टांसेस भी ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है। ये एक टोटलिटेरियन रिजीम, एक टोटलिटेरियन गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट जो चले वो एज पर द एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ से चले, किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के विम्स एंड फैंसीज पे ना चले, उसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो लॉ है ये बहुत ज़रूरी है और इट शुड बी देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों यही हमारा पूरा का पूरा लाबो लबाब था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। आई होप आपने सारी चीज़ें समझ ली होंगी, जो भी केसेस हैं कौन कौन से साल में आए हैं, उससे क्या क्या चीज़ें विड्रॉ हुई हैं वो आप अच्छे से देख लेंगे, याद कर लेंगे। इस वीडियो को 2 से 3 बार देख के इसके नोट्स बना लेंगे और इसी तरह से इस चैनल पे जुड़े रहेंगे और इसी तरह से मैं और भी और वीडियोस लाता रहूँगा एज़ पर द नीड। और जैसे जैसे भी कोई भी कॉन्सेप्ट क्लासेस आती है या कोई भी चीज़ न्यूज़ में आती है तो इस तरह से वीडियोज़ आते रहेंगे। आई एम थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली फॉर सो लॉन्ग, and I thank you all, and I wish you best of luck for the forthcoming examination and keep coming on this particular channel। और अगर मैंने पहले भी कहा है अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा होता है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक द बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड गो विथ योर फ्रेंड इन द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टुगेदर। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।